नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैट आईसीएस लखनऊ। आज आपसे बातचीत करूंगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 या दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आप 2024 में कैसे और क्या ध्यान में रखकर तैयारी करें। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। तो हम लोग भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और अभिशासन, इनसे जुड़े हुए विषय पर कैसी हमारी रणनीति होनी चाहिए, कैसी योजना बननी चाहिए, 2024 के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, इन पर बातचीत करेंगे। तो अगर आप बात करें तो हम लोग अपने इस स्ट्रैटेजिक डिस्कशन को, रणनीतिक विचार विमर्श को इतने हिस्सों में बांट सकते हैं। वेटेज इन द प्रीलिम्स एंड मेंस, सिलेबस इन प्रीलिम्स एंड मेंस, स्टडी सोर्सेज, बुक्स, एनसीईआरटीज, क्लास नोट्स, टॉपर्स नोट्स, करंट अफेयर्स अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग, एसे एंड रिवीजन। के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में इसका भारांक कितना है, कितना महत्व है, पाठ्यक्रम कैसा है, हमारे पढ़ाई लिखाई के स्रोत क्या होने चाहिए, उससे जुड़े हुए जो अभिनूतन विषय, अभिनूतन मामले हैं, उनकी तैयारी कैसे करें, पिछले वर्षों में जो सवाल पूछे गए उसको कैसे सुलझाएं, और निबंध, और फिर कैसे हम चीजों को बार बार दोहराएं। तो अगर आप बात करें तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के पेपर में बहुत ही जुडिशियस डिवीजन किया जाता है। लगभग हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर वेटेज मिले, उससे कम से कम 12-15 सवाल हर एरिया से पूछे जाएं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। तो अगर इस लिहाज से देखें तो हम ये पाते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन in civil services, almost 15 to 18 questions roughly are there in the UPSC prelims. तो बहुत ही आयोग का प्रयास होता है कि हर विषय के प्रश्नों को शामिल किया जाए, वो इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो। और उस लिहाज से देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए 100 में से लगभग 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते रहे। एंड इन द मेन एग्जामिनेशन इट कवर्स ऑलमोस्ट 70 to 80 मार्क्स आउट ऑफ 250। अब यहां यह भी ध्यान रखना है आपको कि इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस में यूपीएससी का जनरल स्टडीज का पेपर 2 पूरा यही है। तो 250 मार्क्स तो उसके टोटल हो गए। फिर जो पेपर 3 है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस से जुड़े हुए भी सवाल आते हैं। फिर पेपर 4 है एथिक्स का, उसमें भी कहीं पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात आती है, प्रशासनिक सत्यनिष्ठा की बात आती है। तो पेपर 2 को छोड़कर, पेपर 2 के तो 250 मार्क्स हैं ही, ये 70 to 80 मार्क्स आपको पेपर 3 और पेपर 4 में भी मिल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 250 प्लस 70 to 80 मार्क्स, 250 मार्क्स ऑफ पेपर 2 एंड देन 75 to 80 मार्क्स इन पेपर 3 एंड पेपर 4 कंबाइंड टुगेदर। तो द्वितीय प्रश्न पत्र के तो 250 अंक हैं ही, तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र में भी आपको 75 से 80 अंकों के प्रश्न मिलते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय को ध्यान से पढ़ना, समझना और फिर उस पर अपने आंसर राइटिंग करना और पिछले सालों में जो पूछा गया है उसके बारे में जवाब देना। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पाठ्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस। किसी भी एग्जामिनेशन में वो आप
स्कूल का एग्जामिनेशन हो, हाई स्कूल का बोर्ड हो, इंटरमीडिएट का बोर्ड हो, आईआईटी पीएमटी हो, मेडिकल इंजीनियरिंग हो, कैट हो, क्लैट हो, रेलवेज हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर सिविल सर्विसेज हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए कि पूरा सिलेबस आपके पास, आपके हाथ में होना चाहिए। उस सिलेबस को आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, टॉपिक टू टॉपिक, शुरू से आखिर तक कायदे से पढ़ें, समझें कि क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या सिलेबस का हिस्सा है, जॉट डाउन करें, नोट डाउन करें कि सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, किस पर कितने मार्क्स दिए गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल टास्क। पाठ्यक्रम को पढ़ना, समझना और उसको ठीक ढंग से आत्मसात करना, यह आपकी परीक्षा में सफलता के लिए पहली सीढ़ी है। तो सिलेबस हम आपको अभी वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे। अब स्टडी करने के लिए इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, भारतीय संविधान में क्या क्या है, कुछ तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, क्लास नोट्स हैं, टॉपर्स नोट्स हैं और शॉर्ट नोट्स हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में अगर हम बात करें तो एक बिगिनर के लिए, एक शुरुआत करने वाले स्टूडेंट के लिए दुर्गादास बासु की इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, या दूसरा हम सुभाष कश्यप की किताब भी पढ़ सकते हैं, आर पार्लियामेंट एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों किताबें, हमारी संसद और भारतीय संविधान, ये दोनों किताबें भी हिंदी इंग्लिश में हैं, आप इससे पढ़ें। और जो बाजार में बहुत सारे पब्लिकेशंस के द्वारा बहुत सारी किताबें, द मार्केट इज फुल ऑफ, फ्लडेड विद नंबर ऑफ बुक्स। ऑलवेज 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 रीड ऑथराइज्ड टेक्स्ट बुक्स। हमेशा कोशिश करिए कि जो उस विषय के जुड़े प्राधिकृत मान्यता प्राप्त विद्वान हैं, उनकी पाठ्य पुस्तकें पढ़ें। जैसे कि मैंने बताया, आप डी बासु को पढ़ें, सुभाष कश्यप को पढ़ें, जे.एन. पांडे को पढ़ें। अगर आप ज्यादा विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, हालांकि इससे ज्यादा आपको सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल सर्विसेज में अगर आप दे रहे हैं तो चूंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक फुल फ्लैश पेपर होता है, तो उसकी थोड़ी सी अलग और इन डेप्थ डीप स्टडी करनी होती है, जो इसमें उतनी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए क्लास 9, 10th, 11th, 12th में जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, और ये सभी हिंदी इंग्लिश सब में मौजूद है, सारे मीडियम में, आप वो देख लें। ये आपका होमवर्क है, ये आपका ग्राउंड वर्क है। इससे आपके तैयारी की फाउंडेशन स्टोन तैयार होती है, और जब ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, तब उस पर एडवांस स्टडी होती है, उस पर सुप्रा स्ट्रक्चर तैयार होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो सुप्रा स्ट्रक्चर अपने आप स्ट्रांग होगा। अगर हमारी आधार संरचना सशक्त होगी तो हमारी ऊपरी संरचना अपने आप सुदृढ़ और सशक्त होगी। और इसलिए याद रखिए, एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए। पहले एनसीईआरटी की किताब खोलिए, चैप्टर 1 पढ़ते हुए जो आपको लाइन इंपॉर्टेंट लगे, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे, जो डेटा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगे, उसको अंडरलाइन करते हुए चले जाइए। इस तरह से चैप्टर 2, चैप्टर 3 और पूरी एनसीईआरटी पढ़ा लिए, तो जब तक आप पूरी एनसीईआरटी खत्म करेंगे, लगभग आपके पास एक रजिस्टर केवल एनसीईआरटी के नोट्स का तैयार हो चुका होगा। उसको आप बाकायदा अपनी हैंड रिटन नोट्स को बनाकर तैयार करके रेडी करके रखें। उसके बाद अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कहीं कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, या आप किसी अपने सीनियर से हेल्प लेते हैं, अपने किसी टीचर से आप हेल्प लेते हैं, तो भी, और जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके ये सब्जेक्ट्स रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप जहां से भी जो भी गाइडेंस आप ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात है
आप अपने हाथ से खुद नोट्स बनाइए, लिखिए। योर नोट मेकिंग गोज अ लॉन्ग लॉन्ग वे इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, एंड योर ओन हैंड रिटन नोट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट in civil service examination. Keep writing, keep writing, keep writing. More you write, more you become closer to success in civil services. More you write, more you are able to retain the subject in your mind, in your memory. More you write, more you become clear in your concept and analysis. And more you write, you become more comfortable in writing main examination. So writing is very important. लिखिए लिखिए और लिखिए, और तब तक लिखिए जब तक आपको अंतिम रूप से सफलता न मिल जाए। अपने हाथों से लिखने की आदत डालिए। जितना लिखेंगे उतना आपकी स्मरण शक्ति में, आपकी मेधा में, आपकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। जितना आप लिखेंगे उतना अधिक आप सफलता के निकट पहुंचेंगे। जितना आप लिखेंगे उतनी अधिक आपकी अवधारणात्मक स्पष्टता होगी, विश्लेषण क्षमता होगी। जितना आप लिखेंगे उतना अधिक आप उस विषय को आत्मसात करेंगे, और इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट बनाइए कि कम से कम पर डे मुझे 50 से 60 पेज पर डे लिखना है, 50 to 60 पेजेस पर डे। और जब नोट्स बनाइए तो एक बात ध्यान रखिए, आप लूज शीट्स में नोट बनाइए। आप स्टेशनरी से या बुक शॉप से फोल्डर लीजिए, पेपर रिम का एक सेट लीजिए। मान लीजिए इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आप शुरू कर रहे हैं, तो आपने शुरू किया हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास का इतिहास। तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने तक जो हमारा 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, सारे इंपॉर्टेंट जो चार्टर एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं, उनको आप अपने नोट्स बना करके पेजिनेशन नंबर, पेज 1, पेज 2, पेज 3, और इस तरह से लूज शीट आप लिखते चले जाएं। फिर आपने लिखा प्रीएम्बल, प्रीएम्बल पर आपने 2-3 पेज के नोट बनाए। फिर आपने लिखा इंडिया, यूनियन एंड स्टेट्स, उससे जुड़े हुए भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर आपने लिखा सिटीजनशिप, नागरिकता। फिर आपने लिखा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इस तरीके से आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर लूज शीट में नोट्स बनाए और इंडेक्स बना करके फर्स्ट पेज पर पेजिनेशन, पेज नंबर डालते चले गए। और इस तरीके से मान लें 100-150 पन्ने के आपके इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पर नोट्स तैयार हो गए। उसके बाद जब आपके नोट्स तैयार हो गए, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, पार्लियामेंट से कोई कानून बनता है, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट, कोई करंट अफेयर का डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट में हो रहा है, तो जहां पर उस रेलिवेंट टॉपिक से, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया, कोई जजमेंट दिया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपनी बात कही, पार्लियामेंट ने कुछ नया एक्ट बनाया, तो अब जहां पर आपने अपने लूज शीट में नोट्स बना करके उस फोल्डर में पेज वाइज रखे हैं, वहां पर आप पहुंचे उस पेज में। जैसे मान लीजिए 10th पेज पर वो टॉपिक था, तो 10A, 10B, 10C करके नया पेज आप अंदर फोल्डर में डालते चले जाइए। तो आपके पास जो नया डेवलपमेंट और करंट अफेयर्स है वो आपके इस नोट्स में जुड़ता चला जाएगा। जब नोट्स बनाइए तो मार्जिन्स जरूर छोड़िए दोनों तरफ, हाशिया। कुछ एक पॉइंट्स कभी बाद में तैयारी करने के दौरान अगर न्यूज़पेपर से, न्यूज आइटम से, न्यूज चैनल से, वेबसाइट से या कहीं से, किसी सोर्स से आपको मिलता है, तो अपने नोट्स जहां पर उस रेलिवेंट टॉपिक जो उससे जुड़ा हुआ टॉपिक या चैप्टर है, उसको आप अपने मार्जिन में, अपने हाशिए पर लिख दीजिए।
इस तरह से आपने इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और फिर बाकी सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए, तो अब आपके पास एग्जामिनेशन के आने के 1.5-2 महीना पहले तक ऐसे 8 से 10 रजिस्टर तैयार हो जाने चाहिए। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस तरह से अब आपके पास जब 12 से 15 नोट्स आपके हैंड रिटन तैयार हैं, जिसमें मैप वर्क भी आपने किया है, एटलस भी जोड़ा है, आपने उसमें टेबुलेशन किया है, वेन डायग्राम बनाया है, इस तरीके से आपने उसको एक वैल्यू एडिशन, ब्राउनी पॉइंट्स जोड़े हैं अपने नोट्स में, वो आप करते हुए चलिए, ताकि लास्ट मोमेंट पर जब आप अपने एग्जामिनेशन के 1-1.5 महीना रह जाएं, तो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ अपने हैंड रिटन नोट्स को ही रिवाइज करें, नया स्टडी मटेरियल, नया सोर्स, नया कुछ भी ना पढ़ें। अब जो टॉपर्स के नोट्स की बात आती है, अक्सर मैं देखता हूं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 या जिस भी स्टेट सिविल सर्विसेज में या यूपीएससी में जो हमारे टॉपर्स के नोट्स हैं, उनसे वो बहुत इंस्पायर होते हैं और उनसे वो नोट्स कॉपी करना चाहते हैं। ये गलती मत करिए, क्योंकि उन्होंने वो नोट्स अपनी तैयारी के दौरान अपने लिए बनाया था, आपके लिए नहीं बनाया था, आपकी तैयारी के लिए नहीं बनाया था। और उन्होंने अपनी सुविधा, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने एनालिसिस, अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के जिस भी लेवल पर वो थे, अपनी पढ़ाई लिखाई का उनकी जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, उस हिसाब से उन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स में कहीं शॉर्ट फॉर्म में, कहीं एब्रिविएशंस में, कहीं कुछ डिजाइन, कुछ ग्राफिक्स, कुछ सर्किल, कुछ वेन डायग्राम, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए हैं। वो अपने लिए किए हैं, वो आपके लिए नहीं किए हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनको जो नोट्स जो उन्होंने अपने लिए लिखा था और जितना फायदा उनको मिला और उससे अच्छे नंबर उनके आए और उनको मेन एग्जाम में क्वालिफाई करने में कामयाबी मिली और फिर बाद में वो इंटरव्यू में फाइनली सिलेक्ट हो गए, वो नोट्स आपके लिए सोल गाइडेंस का सोर्स नहीं हो सकते हैं, एकमात्र स्रोत नहीं हो सकते। उनकी जरूरत आपको कब पड़ेगी? उनकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप मेन एग्जामिनेशन में लिखने जा रहे हैं, खुद आप अपीयर होने जा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि 2-4 टॉपर्स के नोट्स जो आप इंटरनेट के किसी भी साइट से या कहीं से अगर आपको मिल जाते हैं, तो आप उनसे मॉडल आंसर राइटिंग के बारे में कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि जब वो अपने मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे तो वो किस तरीके से क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते थे, वो किस प्रकार से आंसर में कहां पर बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करते थे, कहां पर पैराग्राफ का इस्तेमाल करते थे, कहां पर बॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने अपने आंसर को कैसे फॉर्मेट किया, कैसे सजाया, कैसे बनाया, ये तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर उनके नोट्स से आप अपने प्री और मेंस की तैयारी करेंगे तो आपके लिए जरूरी नहीं उतना हेल्पफुल हो, बल्कि इट मे प्रूव अदरवाइज ऑल्सो, उसके अन्यथा दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हर सब्जेक्ट, अब दिनों दिन यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, खासतौर से यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में, तो करंट अफेयर्स का रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस, वैल्यू हर दिन बढ़ती जा रही है, उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको अपने करंट अपडेट्स पर बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आप हिंदी मीडियम हैं या इंग्लिश मीडियम हैं, आप कोई भी 1 या 2 न्यूज़पेपर पर डे खुद जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका यह होना चाहिए दैट यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू पिक एंड चूज, यू विल हैव टू डेवलप दैट नैक, दैट विच पीस ऑफ news is important for your civil services examination, because every news item is not important for civil services. There are news related to day-to-day crimes, law and order problems, civic problems, communal violence, tension, fraud, political news, so on and so forth. They are not for your purpose, for civil services exam. तो समाचार पत्रों में या दूसरे सोर्सेस से जहां से आप न्यूज पढ़ रहे हैं, वहां पर बहुत सारे समाचार हैं। तो आपके शहर, आपके गांव, आपके जिले, आपके राज्य, आपके देश से जुड़ी हुई, उसमें बहुत सी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अपराध से जुड़ी गतिविधियां और तमाम उतार चढ़ाव और
गंदगी और नगर निकाय से जुड़ी समस्याएं, अपराध, ये सब बहुत सारे विषय दिए हैं, फिल्मी सेलिब्रिटीज, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, उसमें बहुत समय जाया होता है। मैंने देखा हमारे स्टूडेंट्स अपना एक न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 से 2.5 घंटा तक लगा देते हैं पर डे, नॉट मोर देन 40 to 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स मैक्सिमम। आपको एक न्यूज़पेपर 30 से 45 मिनट में खत्म कर लेना है। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो एडिटोरियल में, संपादकीय में, एडिटोरियल के बगल में जो मेन कॉलम्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उनको पढ़ें, अंडरलाइन करें और उनको भी अपने नोट्स में, जहां पर रेलिवेंट टॉपिक और सब्जेक्ट है, लूज शीट के भीतर वहीं पेजिनेशन नंबर डालकर, मान लीजिए 10A 10B तो अब ये 10C हो गया, जोड़ दीजिए वहां। इस तरीके से अपने नोट्स बनाइए। मैगजीन्स बहुत ज्यादा मत पढ़िए, लेकिन कोई 1 या 2 मैगजीन जरूर पढ़िए, केवल जो कंपटीशन से रिलेटेड है, वो कोई भी हो सकती है। सिविल सर्विसेज टुडे है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, कोई भी मैगजीन जो आपकी चॉइस की हो आप पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे रिपोर्ट है, नीति कमीशन की रिपोर्ट है, और तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, कुछ तमाम एनजीओज हैं जो समय समय पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरे पैरामीटर्स पर अपनी अपनी रिपोर्ट्स जारी करते रहते हैं। तो सारी रिपोर्ट्स आप न पढ़ सकते हैं, न पढ़ने की जरूरत है। दे आर वेरी बल्की, वॉल्यूमिनस एंड इट्स अ ह्यूमंगस एक्सरसाइज। वो भारी भरकम दस्तावेज हैं, हजारों पन्ने। यहां पर आप अपने किसी एक्सपर्ट से या किसी न्यूज चैनल में या किसी वेबसाइट से, या हम जैसे वेदाइसिस लखनऊ के जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल, उनको आप एक्सेस करें, जहां पर हमारी जो R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कंटेंट डेवलपमेंट की टीम है, ये तमाम ऐसी रिपोर्ट्स में से केवल उन एरियाज को स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली सेलेक्ट करके, छांट करके तैयार करते हैं, जहां पर हम लोग को, हमारी टीम को लगता है कि शायद यहां से कुछ सवाल सिविल सर्विसेज से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो 10,000 पन्ने आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से शायद आपको 10 पन्ने भी काम के ना मिले। तो इसलिए आप अपने एफर्ट्स और अपने टाइम को बचाएं। मोर देन हार्ड वर्क, इट इज द स्मार्ट वर्क दैट पेज यू। तो कठिन परिश्रम आवश्यक है, लेकिन परिश्रम सही और सार्थक दिशा में होना चाहिए, क्योंकि पेंडुलम चलता दिन भर है, पहुंचता कहीं नहीं है। पेंडुलम की तरह प्रयास नहीं करना है, चलते नहीं जाना है कि किसी भी दिशा में दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम रहे हैं और पहुंच कहीं नहीं। सही और सार्थक दिशा में प्रयास। तो ऐसे में आप हम लोग के YouTube चैनल को बीच बीच में विजिट करते रहिए, उसको आप शेयर कीजिए, प्रेस्क्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर उसमें काम की चीजें जो मिलती हैं उनको आप नोट्स में शामिल करिए। अब यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने साल पुराने हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं समझता हूं 4 से 5 साल इज सफिशिएंट। जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं उस साल के पहले के 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर आया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, उसको निकाल लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। और उसको सिर्फ सॉल्व मत करिए, बल्कि यह भी देखिए कि जो उसमें प्रीलिम्स में आंसर करेक्ट बताया गया है, उसके पीछे रीजन और लॉजिक क्या है, वो आंसर क्यों करेक्ट है, बाकी आंसर क्यों नहीं करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और मेन एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे गए हैं उनमें किस तरीके की आंसर राइटिंग की जाती है, कहां पर वर्ड है एल्यूसिडेट, कहां है क्रिटिसाइज, कहां पर है कमेंट, कहां पर है एग्जामिन, कहां पर है डिफाइन, कहां पर है डिस्क्राइब। तो ये जो टेल एंडर्स होते हैं, या जो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में किसी प्रश्न के पहले या प्रश्न के बाद आते हैं, मूल्यांकन करें, व्याख्या करें, टिप्पणी करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनको ध्यान से समझें कि अगर लिखा है एग्जामिनेशन, परीक्षण करें तो क्या करना है, अगर लिखा है कंपेयर तो क्या करना है, अगर लिखा है कमेंट, टिप्पणी करें तो क्या करना है, इस पर जरूर ध्यान दें। और मेंस की आंसर राइटिंग पर जितना ज्यादा आप समय दें और लिखें उतना बेहतर है। और यहां पर
आप किसी टॉपर के आंसर राइटिंग के मॉडल को अपने लिए देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे आंसर लिखा था, और उनके आंसर राइटिंग के पैटर्न से कुछ आप ब्राउनी पॉइंट्स और वैल्यू एडिशन अपने आंसर में जोड़ सकते हैं। लेकिन उनके नोट से आप तैयारी ना करें, क्योंकि उन्होंने वो अपने लिए बनाए थे, अपने टाइम के लिए बनाए थे, और वो टाइम पीरियड आगे पीछे हो गया है। वो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का अंतर हो सकता है जब उन्होंने इन्हें एग्जाम दिया और जब आप दे रहे हैं। तो अगर इमीडिएट भी पिछले साल के टॉपर के नोट्स आप इस साल देख रहे हैं तो भी 1 साल का वक्त बीत चुका है। तो आप उनके नोट्स के लिखने के तरीके से कुछ आप उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो उसकी मेरिटोरियस वैल्यूज हैं, जो ब्राउनी पॉइंट्स हैं, जो वैल्यू एडिशन है, इनको जोड़ें और लिखें और इस तरह से अपना आंसर तैयार करें। और फिर आप ये भी देखें कि कई बार जो जनरल स्टडीज के पेपर 1, 2, 3 और 4 मेन एग्जाम में पेपर हैं, इनसे डायरेक्ट सीधे सीधे ऐसे भी आ जाता है, निबंध भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19, 1A और बाकी सब पढ़ रहे हैं और उसमें तमाम चीजें दी गई हैं, तो एक सवाल आ गया, पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। बायस्ड मीडिया is a real threat to Indian democracy. Biased media is a real threat to Indian economy. UPSC Civil Service Examination 2019, ये संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की सिविल सेवा में 2019 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर आप अपने मेन एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज के सारे पेपर को बेहतर ढंग से तैयार करेंगे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आप अच्छा एसे भी लिख पाएं, क्योंकि एसे में प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार की समस्या, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सिविल सर्वेंट्स, राजनीतिक कार्यपालिका और सिविल सेवकों के बीच के संबंध, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, विधि व्यवस्था, इनसे जुड़े हुए विषय जो आपने जनरल स्टडीज में पढ़े हैं, उनसे जुड़े हुए टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट पर एस्से भी आ जाते हैं। तो अगर आपने जनरल स्टडीज अच्छे से तैयार किया है तो एस्से के पेपर में भी आपको काफी, निबंध के प्रश्न पत्र में भी बहुत हेल्प और सहायता मिलती है। और इस तरह से last but not the least, whatever now you have written, whatever you have prepared from various websites, जिसके हम आपको इसी वीडियो में लिंक्स दे देंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको आपको समय समय पर विजिट करना चाहिए, वेरियस सोर्सेस कौन कौन से होने चाहिए, ये भी हम आपको इसी वीडियो में लिंक दे देंगे, आप उसको देखें और विजिट करें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ आपने तैयारी की है, लिखा है, पढ़ा है, उसको रिवाइज करना, दोहराना। जितनी बार आप दोहराएंगे वो आपके मन मस्तिष्क में रहेगा, इट विल बी रिटेन्ड इन योर माइंड एंड इन योर मेमोरी। There is no shortcut, there is no crash course, there is no capsule course, there is no success mantra, there is no guru mantra, there is nothing that we offer and you become an IAS officer overnight. कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लघुपथ नहीं, कोई क्रैश कोर्स नहीं, कोई कैप्सूल कोर्स नहीं, कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं। देयर इज नो मैजिक वैन कि हम कुछ बताएं और रातों रात आप IAS-PCS में सिलेक्शन पा जाए। And there is no competitor against you. You are the competitor against you yourself. दूसरा कोई व्यक्ति आपका प्रतिस्पर्धी नहीं है, आपकी प्रतिस्पर्धा स्वयं आपके अपने साथ है। No coaching, no guidance, no material can get you success unless and until you have your own confidence, willpower, and undivided attention, effort, and willingness to qualify. Whatever you do in your life, in whatever field, throw your head, heart, and hand into it, or you don't do it. तो अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में आप जो भी कुछ करना चाहें, पूरी समर्पण,
क्षमता, शक्ति और ईमानदारी के साथ उस क्षेत्र में प्रयास करें, तभी सफलता मिलेगी। बाकी सब आपकी सफलता में योगदान करते हैं, सहायता देते हैं, अंशदान देते हैं। दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूट इन योर सक्सेस, बट इट इज यू हु आर दी मास्टर ऑफ योर सक्सेस, हु कैन सेल और सिंग द शिप ऑफ योर सक्सेस। You can if you think you can, and the sky is the limit. All my good wishes, best of luck. Thank you.